नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 9 में आपका स्वागत है। पिछला जो पाठ था आपका अपोह तंत्र अध्याय संख्या 3 जो आप पढ़ चुके हो, उस अध्याय से मेरी अपेक्षा है कि उस अध्याय से आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे। आज जो जलवायु वाला जो पाठ है वो आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। इससे पहले जो आपका भूगोल पाठ्य पुस्तक से अध्याय संख्या जो 5 है और आपके लेसन का नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, इसके बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आइए क्लास 9 जो अध्याय है आपका 5 और आपके अध्याय का नाम है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो देखिए, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे जो प्राकृतिक वनस्पति है तथा वन्य प्राणी है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भारत की जैव विविधता है उसके बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये तो आप सभी जानते हैं कि जो वनस्पति है और वन्य प्राणी है, जो पारितंत्र है प्रकृति का, इसको ये क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। तो हम पाठ की जो शुरुआत करते हैं, तो देखिए आप अपने आसपास के क्षेत्र में कहीं जाते हुए या कहीं जंगल की तरफ आप घूमने गए हो या कहीं आप पर्यटन स्थल पर गए हो या बड़े आसपास के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रकार के वृक्ष हैं, पादप हैं, झाड़ियाँ हैं, कई प्रकार के पशु हैं, पक्षी हैं। क्या आपने सोचा है क्या कि ये सभी एक ही प्रकार के हैं? क्या नहीं, क्योंकि प्रकृति के अंदर अलग अलग प्रकार के प्राणी जात के होते हैं, पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकृति में जो जैव विविधताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। इसको प्रभावित करने वाले अनेक प्रकार के क्या होते हैं, कारक होते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति है क्या है। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक वनस्पति, तो शुरुआत करते हैं हम कि प्राकृतिक वनस्पति कहते किसे हैं। कि प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है, प्राकृतिक वनस्पति का प्राकृतिक जो वनस्पति है जिसका अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना, जो मनुष्य की सहायता के बिना प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है, अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है और
लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार की वनस्पति को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। तो देखिए कि पाठ का ही नाम है प्राकृतिक वनस्पति, तो इस पाठ की जो शुरुआत है हम प्राकृतिक वनस्पति के अर्थ से ही करते हैं कि भाई प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या है। तो देखिए कि वह वनस्पति जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न की गई है। तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है या अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। काफी लंबे समय तक 20 साल 30 साल 50 साल तक किसी भी प्रकार का कोई मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार की वनस्पति को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, आपने कहीं जंगलात क्षेत्र देखा होगा या कहीं आरक्षित वन क्षेत्र देखा होगा। जैसे अपने आस में ही सरिस्का क्षेत्र है, अरावली पर्वतमाला में कई जंगली जो क्षेत्र हैं, यहाँ देखा होगा आपने कि यहाँ जो पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, इनको उगाने के लिए या इनको बोने के लिए कोई व्यक्ति थोड़ी जाता है। ये अपने आप ही क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं, अपने आप ही क्या हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। तो इस प्रकार की वनस्पति को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। देखिए, तो इसके बाद में आता है, इसे अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। ये भी आप लिख सकते हो, इसे अक्षत वनस्पति भी कहते हैं, वनस्पति भी कहते हैं। तो कई बार पूछ लेता है कि अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं, तो इसे अक्षत वनस्पति भी कहा जाता है। देखिए, इसके बाद देखिए, हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो कृषिगत जो फसलें हैं, जिसमें फल है, फूल है, बागान है, वनस्पति का विभाग प्राकृतिक वनस्पति की श्रेणी में नहीं आता है। तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या हो गया कि वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप क्या होती है, पैदा होती है और लंबे समय तक उस पर किसी भी प्रकार का कोई मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार की वनस्पति को हम प्राकृतिक वनस्पति या इसे अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। तो आज जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हो कि कई जंगली जो क्षेत्र हैं, केंद्र द्वारा जो वन्य अभ्यारण्य है, वहाँ जो वनस्पति होती है वो अपने आप ही उगती है। तो इस प्रकार की वनस्पति को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब देखिए, इसी में ही एक चीज आती है कि देशज जो वनस्पति है वो क्या है, तो ये भी आप उतार लो, देशज वनस्पति। देशज वनस्पति, देखिए, वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय, वह वनस्पति जो मूल रूप से
भारतीय है उसे देशज वनस्पति कहा जाता है। उसे देशज वनस्पति कहा जाता है। तो अब बात आती है देशज वनस्पति क्या है। देखिए नाम से पता चल रहा है देशज स्वदेशी, तो वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय हो उसे हम देशज वनस्पति कहते हैं। मूल का मतलब हो गया कि वो भारत के अंदर ही पैदा हुई हो, विदेशों से नहीं आई हो। इस प्रकार की वनस्पति को हम मूल रूप से देशज वनस्पति कह सकते हैं। जैसे खेजड़ी है, भारतीय है। इसी प्रकार से देखिए विदेशज वनस्पति क्या है। देखिए विदेशज पौधे या वनस्पति, विदेशज पौधे या वनस्पति। देखिए जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं, जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज वनस्पति कहा जाता है। उन्हें विदेशज वनस्पति कहा जाता है। तो इस प्रकार से देखिए प्राकृतिक वनस्पति हो गई कि वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप उत्पन्न होती है, पैदा होती है, जिस पर किसी भी प्रकार का लंबे समय तक कोई मानवीय प्रभाव नहीं होता है। इस प्रकार की वनस्पति को हम प्राकृतिक वनस्पति या अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। अब बात आती है कि देशज वनस्पति, तो वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे हम देशज वनस्पति कहते हैं, और जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें हम विदेशज वनस्पति कहा जाता है। इस प्रकार से एक बार आप इसको उतार लीजिए। इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे इसमें कि भारत में जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका जो सामान्य परिचय है उसकी हम बात करेंगे। तो एक बार आप शीघ्र ही इनको उतारो। प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार की जो वनस्पति होती है उसको हम अक्षत वनस्पति या प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। देशज वनस्पति, तो वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति कहा जाता है, जो भारत के अंदर ही हो। विदेशज वनस्पति, जो पौधे भारत के बाहर से लाए गए हैं उन्हें विदेशज वनस्पति भी कहा जाता है। तो आपने एक बार ये उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो इसको फटाफट उतारो। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो भारत के अंदर जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे। भारत में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखिए आगे हम चर्चा करते हैं कि भारत के अंदर कौन कौन से वनस्पति और किस प्रकार के जो वन्य प्राणी हैं वो पाए जाते हैं, इनके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए हम चर्चा करते हैं भारत में प्राकृतिक वनस्पति। तो
आप जानते हो कि भारत एक विशाल देश है। देखिए, भारत एक विशाल देश है। इस कारण यहाँ भौगोलिक सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति की विविधता पाई जाती है। ये भी विविधता पाई जाती है। तो देखिए बेटे कि हम जानते हैं कि भारत में जो प्राकृतिक वनस्पति है कि हम जानते हैं कि भारत एक विशाल क्या है देश है। अगर हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है, और अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो इस प्रकार से भारत एक विशाल देश है और यहाँ विभिन्न प्रकार की भौगोलिक विभिन्नताएं, जो आप पिछले अध्याय में जो भारत का जो सामान्य परिचय था या भारत की भौगोलिक प्रदेशों में आप पढ़ चुके हो। सांस्कृतिक विविधताएं, भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की लोग, अनेक प्रकार की जातियां, अनेक प्रकार के धर्म, अलग अलग रीति रिवाज, परंपराएं, बात वहाँ है। इस कारण सांस्कृतिक और भौगोलिक विभिन्नताएं तो है भारत में विशाल होने के कारण, और विशाल होने के कारण ही भारत में प्राकृतिक वनस्पति की जो विविधता है वो भी यहाँ पर पाई जाती है। देखिए, तो नंबर 1 अपन पढ़ते हैं कि भारत विश्व में 12 जैव विविधता वाले देशों में से 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। तो हम बात करते हैं कि भारत जो हमारा देश है वो विश्व के जो 12 जैव विविधता वाले देश हैं उनमें से भारत का नाम भी गिना जाता है। और देखिए दूसरे नंबर पर देखिए, भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण भारत में लगभग 47,000 विविध जातियों के पौधे पाए जाने के कारण भारत में 47,000 विविध जातियों के पौधे पाए जाने के कारण विश्व में 10वें स्थान पर है। कारण भारत विश्व में 10वां स्थान, 10वां
स्थान और एशिया महाद्वीप में चौथा स्थान है। एशिया महाद्वीप में कौन से स्थान है? चौथा। और विश्व की बात करते हैं तो विश्व में कौन से स्थान है हमारे देश का? 10वां। इसके बाद देखिए, भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं। फूलों के पौधे हैं जो विश्व के कुल फूलों के पौधों का 6%। पौधों का कितने प्रतिशत है? 6% है। तो देखिए, और अगर अपन बात करते हैं नंबर 4, भारत में बिना फूलों के पौधे भी पाए जाते हैं। भारत में बिना फूलों के पौधे भी पाए जाते हैं। भारत में बिना फूलों के पौधे भी पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे फल सेवा, जैसे फल सेवा जिसको एलेगी बोलते हैं अपन, एलेगी। इसके बाद में और एक उदाहरण आप देख सकते हो, कवक जिसको फंजाई बोलते हैं, फंजाई आदि, कवक फंजाई आदि। और देखिए, भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर पाए जाते हैं। भारत में लगभग 5 नंबर पर आप देख सकते हो, भारत में 90,000 कई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 कई ढाई सैकड़ा 90,000 प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। भारत में 90,000 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? जानवर पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं। जैसे मछलियाँ, जैसे मछलियाँ। तो देखिए, तो इस प्रकार से हम जो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ देशज और विदेशज वनस्पति के बारे में पढ़े। इसके बाद में जो अपना आगे इसी अध्याय अपन बढ़ाते हुए भारत में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए,
भारत एक विशाल जनसंख्या वाला क्या है, देश है। भारत में भौगोलिक और सांस्कृतिक विभिन्नताएं तो है ही, इसी कारण भारत में अलग अलग क्षेत्र होने के कारण, अलग अलग प्रकार की जलवायु होने के कारण भारत में अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति की विविधता भी पाई जाती है। अगर बात करते हैं अपन, तो भारत है वो विश्व में 12 जैव विविधता वाले देशों में से क्या है, एक है, उनमें से गिना जाता है। भारत में लगभग 47,000 विविध जातियों की क्या पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं। इस कारण भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 10वां। इसमें पौधों की श्रेणी में 47,000 प्रकार की जातियों के पौधे पाए जाते हैं। जातियां जानते हो, जैसे सहतूत है, नीम है, पीपल है, बरगद है, ठीक है, अलग अलग प्रकार। तो इस प्रकार कितने प्रकार के पौधे पाए जाते हैं भारत में, 47,000 पौधे पाए जाते हैं। और इस कारण से भारत का वनस्पति विविधता के कारण भारत का विश्व में 10वां स्थान है। विश्व में अगर भारत का स्थान देखें तो ध्यान रखना, ये वनस्पति विविधता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 10वां। और अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो देखिए, विश्व में तो आपको पता ही है कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। पढ़े होंगे कक्षा 8 में, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। उनमें से विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है, और जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो इस प्रकार से जो एशिया महाद्वीप है उसमें भारत का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। एशिया महाद्वीप में आने वाले जो राष्ट्र हैं उनके नाम तो आप जानते ही हैं, भारत है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बर्मा है जिसको म्यांमार बोलते हैं, श्रीलंका है, इसके बाद में थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है, इसके बाद में जापान है, चीन है। तो ये एशिया में आते हैं। इस प्रकार से एशिया महाद्वीप में भारत का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। वनस्पति विविधताओं की दृष्टि से देखें, भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे पाए जाते हैं। फूलों के जो पौधों की जो श्रेणी है भारत में, लगभग 15,000 भारत में फूलों के पौधे पाए जाते हैं, जो विश्व के कुल फूलों के पौधों का कितना प्रतिशत है, 6% है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे पाए जाते हैं, जो फूलों के पौधे हैं जो विश्व के कुल फूलों के पौधों का 6% है। इसके बाद देखिए, भारत में कुछ इस प्रकार के पौधे भी पाए जाते हैं जिसको हम बिना फूलों के पौधे कह सकते हैं, जिनके फूल नहीं आते, जैसे फर्न शैवाल है, एलेकी बोलते हैं जिसको, कवक है जिसको हम फंजाई बोलते हैं। इस प्रकार देखिए कि भारत में 90,000 प्रकार जानवर पाए जाते हैं। 90,000 प्रकार की कर लेना इसको, 90,000 प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। तो यहाँ वन्य प्राणियों की भी क्या है, विविधताएं हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की जो मछलियाँ हैं, समुद्र में रहने वाली अर्थात खारे पानी में रहने वाली मछलियाँ हैं, ताजे पानी में रहने वाली क्या है, मछलियाँ हैं। तो इस प्रकार भारत एक जैव विविधताओं से भरा हुआ क्या है, देश है। एक बार आप इसको उतार लीजिए। इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे कि जो जैव विविधता है इसके कारण क्या है, कि जो जैव विविधता है ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। जो 47,000 प्रकार क्यों है इसके भारत में, एक जैसी भी तो हो सकती थी। 15,000 फूलों के पौधे क्यों हैं, 90,000 जीवों की जातियाँ क्यों, इनके अलावा एक जाति भी तो हो सकती थी। तो इन जैव विविधताओं का कारण क्या है कि अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इनके कारणों की ही हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप एक बार इसको उतार लीजिए, फिर पढ़ेंगे अपन कि जैव विविधता के कारण।
उतार लिया होगा आपने। इसके बाद देखिए, दो शब्द आ रहे हैं, वनस्पति जगत और प्राणी जगत। जगत का मतलब संसार से भी लेते हैं अपन, विश्व से लेते हैं। तो हम चर्चा करते हैं सबसे पहले कि प्राणी जगत की बात करते हैं और वनस्पति जगत की बात। तो अपन बात कर रहे थे वनस्पति जगत, एक शब्द है वनस्पति जगत। देखिए, इस वनस्पति जगत का जो अर्थ है वो क्या होता है कि किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। किसी विशेष समय में पौधों की उत्पत्ति से है। तो इस प्रकार से देखिए कि जो वनस्पति जो जगत है, वनस्पति जगत का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो वनस्पति जगत का अर्थ हो गया किसी विशेष क्षेत्र में, कोई विशेष इंपोर्टेंट जो एरिया है उसमें किसी निश्चित समय में, किसी विशेष समय में पौधों की उत्पत्ति, कितने पौधे वहां उगे हैं, पौधों की उत्पत्ति से है, इसको हम वनस्पति जगत बोलते हैं। एक शब्द लिया जाता है, एक अर्थ बोलते हैं जिसको अपन वनस्पति जगत। वनस्पति जगत का अर्थ हो गया कि किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष समय में पौधों की उत्पत्ति से है। ऐसे ही एक अर्थ है प्राणी जगत। तो प्राणी जगत का अर्थ क्या है, देखिए ये जो प्राणी जगत का अर्थ है, प्राणी जगत का अर्थ है किसी क्षेत्र में जानवरों, किसी क्षेत्र में जानवरों के विषय में बतलाता है, जानवरों के विषय में बतलाता है। तो इसके लिए एक अर्थ हो गया ये प्राणी जगत। कि प्राणी जगत क्या है, कि प्राणी जगत का अर्थ है कि किसी क्षेत्र में जानवरों के विषय में क्या करता है, ये बतलाता है। तो ये दो अर्थ हो गए, वनस्पति जगत और प्राणी जगत, दोनों का आप एक बार उतार लीजिए। इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे कि भाई वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता क्यों है, इसके कारण क्या है। तो वन और वन्य प्राणियों में विविधता के कारणों की हम विवेचना करेंगे। वहाँ एक एक कारण के बारे में अपन गहन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए, उतारो फटाफट इसको। इसके बाद हम पढ़ेंगे वनस्पति और वन्य प्राणियों में इतनी विविधता के कारण क्यों है, वनस्पति और वन्य प्राणियों में विविधता के कारण। वनस्पति व
वन्य जीव या वन्य प्राणियों में विविधता के कारण। तो जो अपना नया टॉपिक है वो ये कि वनस्पति व वन्य प्राणियों में विविधता के कारण कौन कौन से हैं। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि भारत एक भौगोलिक विषमताओं से विभिन्नताओं से भरा हुआ क्या है, देश है। भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की वनस्पति, अलग अलग प्रकार के प्राणी जीव पाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि भारत के हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार या विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति और अलग अलग प्रकार के प्राणी क्यों पाए जाते हैं। इसके पीछे कई प्रकार के कारण होते हैं। इन कारणों में जो सबसे पहला आता है धरातल के आधार पर। धरातल सबसे पहला कारण कौन सा है, धरातल। तो देखिए धरातल में अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं अपन धरातल में भूभाग की। भूभाग धरातल में पहला कारण धरातल के आधार पर हो गया, या तो हम कह सकते हैं धरातल के कारण। और धरातल के कारण में पहला कौन सा आ रहा है, भूभाग आता है। देखिए तो भूभाग में हम लिख सकते हैं कि भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। भूमि का वनस्पति या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। पर्वत, पठार, मरुस्थल, पर्वत है, पठार है, मरुस्थल है, मैदान है, मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में एक ही प्रकार की वनस्पति व प्राणीजाल एक ही प्रकार की वनस्पति या प्राणीजाल नहीं पाए जाते। नहीं पाए जाते हैं। धरातल के स्वभाव का इन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे मैदानी भागों में उपजाऊ भूमि होने के कारण
मैदानी भागों में उपजाऊ भूमि होने के कारण कृषि की जाती है और कृषि की जाती है और मैदानी भागों में उपजाऊ भूमि होने के कारण कृषि की जाती है। ऊबड़ खाबड़ जंगल भूमि पर घास के मैदान है, घास की क्या है मैदान है, जो वनस्पति व प्राणियों को आश्रय देते हैं, आश्रय देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए कि जो वनस्पति है वह वन्य प्राणियों की विविधता का जो पहला कारण आ रहा है वो है धरातल के कारण। और धरातल में हम जो पहला पढ़ रहे हैं वो आता है भूभाग। भूभाग का मतलब होता है भूमि का जो आकार है वो किस प्रकार का है। हम जानते हैं कि जो भूमि का है वनस्पति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, सीधा या अन्य प्रकार से, प्रत्यक्ष न होकर के अप्रत्यक्ष रूप से। भूमि पर पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, मरुस्थल होते हैं, मैदान होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है। हम जानते हैं कि पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, शीतोष्ण जो कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसके पीछे क्या है देखिए, क्योंकि धरातल का सीधा प्रभाव, धरातल का इन पर सीधे वनस्पति और प्राणियों पर सीधा क्या पड़ता है प्रभाव पड़ता है। इसी कारण से देखिए जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ की भूमि क्या होती है उपजाऊ होती है, और वहाँ की भूमि उपजाऊ होने के कारण उस भूमि पर कृषि की जाती है। समतल भूमि होती है जहाँ विभिन्न प्रकार से खाद्यान्न उत्पादित किए जाते हैं, जैसे भारत में नदियों के द्वारा बनाया गया जो उत्तर का जो विशाल मैदान है इस प्रकार से। और देखिए जो ऊबड़ खाबड़ भूमि होती है, जंगल होते हैं या असमतल भूमि होती है, वहाँ घास के मैदान होते हैं जो विभिन्न प्रकार के वनस्पति और प्राणियों को क्या देते हैं आश्रय देते हैं, उनके रहने का क्या होता है वहाँ पर स्थान होता है। तो इसी प्रकार से देखिए तो पहला कारण कौन सा हो गया धरातल के कारण, पहला भूभाग है। दूसरा देखिए एक बार आप इसको उतार लीजिए, और इसी का ही जो दूसरा कारण है वो ये आता है कि देखिए मृदा, दूसरा कारण आता है इसमें मृदा। मृदा क्या है देखिए मिट्टी की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती है मिट्टी पाई जाती है। और जो विविध प्रकार की वनस्पति का क्या है आधार है, जो अनेक प्रकार की वनस्पति का आधार है। जो अनेक प्रकार की वनस्पति का क्या है आधार है। इसी कारण देखिए, इसी कारण
मरुस्थलीय भागों में बलुई मिट्टी पाई जाती है। इसी कारण मरुस्थलीय भागों में बलुई मिट्टी पाई जाती है, जहां कटीली झाड़ियां होती हैं, जहां कटीली झाड़ियां होती है, जहां कटीली झाड़ियां उगती हैं। और देखिए, नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में पर्णपाती वन नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और पर्वतीय ढलानों में जहां मृदा परत गहरी है, पहाड़ों की ढलानों में जहां मृदा गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो देखिए भैया जी, धरातल के आधार पर है तो वनस्पति और प्राणियों में विविधता का कारण, पहला कारण आ रहा है कौन सा? धरातल। धरातल में पहला आप पढ़ चुके हो, कौन सा आता है? भूभाग आता है कि भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में एक ही प्रकार के प्राणी या वनस्पति नहीं पाई जाती है। धरातल पर इन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे मैदानी जो भाग होते हैं वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, जो कृषि के लिए क्या है? अनुकूल है। और उबड़ खाबड़ भूमि, जंगल भूमि पर घास के मैदान होते हैं, वो प्राणियों को क्या देते हैं? आश्रय देते हैं। इसी कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति और प्राणी जात पाए जाते हैं भूभाग के कारण। दूसरा कारण आ रहा है धरातल के आधार पर ही मृदा। तो देखिए, हम जानते हैं भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। कहीं काली मृदा, कहीं लेटेराइट मृदा पाई जाती है, कहीं दोमट मिट्टी पाई जाती है, कहीं बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भारत में, जो अनेक प्रकार की वनस्पति का क्या है? आधार। मिट्टी के आधार पर भी वनस्पति की विविधता पाई जाती है। जैसे देखिए, जैसे मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं, विशेषकर अपने राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है, इसकी बात करते हैं। यहाँ बलुई मिट्टी है, रेत के टीले हैं, तो यहाँ कटीली झाड़ियाँ पाई जाएंगी। तो अलग रूप हो गया। तो देखिए कि जहाँ बलुई मिट्टी पाई जाती है मरुस्थलों के अंदर, वहाँ कटीली झाड़ियाँ पाएंगी। ज़्यादा लंबे वृक्ष नहीं मिलेंगे आपको। इस प्रकार के वृक्ष मिलेंगे जो छोटे छोटे पत्तों वाले और कांटेदार हो, जिनकी जड़ें क्या हो? गहरी और कम पानी की क्या हो? आवश्यकता हो। जैसे विभिन्न प्रकार की घास, दामन है, सेवन घास है आदि। झाड़ियाँ हैं, बड़वेर है, इसके बाद में खीजड़ी है, बबूल है, कैर है, इसके बाद में ग्वार पाठा है, नागफली है। इस प्रकार की झाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी जहाँ बलुई मिट्टी मरुस्थलीय प्रदेश पाया जाता है। नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं वहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जैसे आपने ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी में सुंदरवन जो डेल्टाई क्षेत्र है, इसी प्रकार से दक्षिण भारत की नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, वहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं?
पर्णपाती वन पाए जाते हैं। देखिए वनस्पति की विविधता हो रही है। और जिन क्षेत्रों में पर्वत हैं, जो पर्वतों की जो ढलान है, पहाड़ों का जो ढलानी क्षेत्र है, वहाँ मृदा कैसी होती है, गहरी होती है, और वहाँ शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं। तो शंकुधारी वृक्ष तो आपने देखा होगा ना, ये इस प्रकार के वृक्ष आपको मिलेंगे। ये कैसे हो गए, शंकुधारी वृक्ष हो गए। इस प्रकार के वृक्ष आपको देखने के लिए मिलेंगे कौन से क्षेत्रों में, जहाँ पहाड़ों की ढलाने वाली भारी क्षेत्रों में। दूसरे नंबर पर देखिए कि जो वनस्पति और प्राणियों में विविधता का जो दूसरा कारण है, वो दूसरा कारण आता है आपका जलवायु। तो पहला धरातल आ गया, धरातल में दो भाग हो गए, भूभाग और मृदा। और दूसरा कारण पढ़ेंगे अपन अभी जलवायु के बारे में। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए। इसके बाद में जलवायु में पढ़ेंगे अपन, तापमान है, सूर्य का प्रकाश है और वर्षण है। उतारो इसको फटाफट एक बार। जो दूसरा कारण है कि जैव विविधता और वन्य प्राणी की विविधता का जो दूसरा कारण आ रहा है, तो नंबर 2, जिसमें हम ले सकते हैं इसको जलवायु, जिसमें अपन जलवायु लेते हैं। और जलवायु में भी जो पहला है वो है तापमान, टेम्परेचर। अब देखिए तापमान के आधार पर ही पेड़ पौधे उगते हैं। आप जानते भी होंगे कि तापमान प्राणियों के लिए, वन्य जीवों के लिए, मनुष्य के लिए कितना आवश्यक है। बगैर तापमान हमारा जो जीवन है वो संभव भी नहीं है। देखिए वनस्पति की विविधताएं, वनस्पति की विविधता, वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान, वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर है, और वायु की नमी पर निर्भर है। वायु की नमी पर क्या है, निर्भर है। और देखिए हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर, हिमालय पर्वतीय ढलानों तथा हिमालय पर्वतीय ढलानों तथा प्रायद्वीपीय पहाड़ियों पर, प्रायद्वीपीय पहाड़ियों पर प्रायद्वीपीय पहाड़ियों पर 915 जो मीटर की ऊंचाई पर 915 मीटर की ऊंचाई पर
तापमान में गिरावट के कारण तापमान में गिरावट ऊंचाई पर मीटर की ऊंचाई, तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है। वनस्पति के पनपने व बढ़ने को प्रभावित करती है। बढ़ने को प्रभावित करती है। बढ़ने को प्रभावित करती है। और उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण अल्पाइन वनस्पति में परिवर्तन करती है और उसे उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। परिवर्तित करती है। तो देखिए कि जलवायु किस प्रकार वनस्पति की विविधताओं को प्रभावित करती है। तो देखिए वनस्पति की विविधता विशेषता तापमान और वायु की नमी पर क्या है, निर्भर है। हिमालयी पर्वतीय ढलानों प्रायद्वीपीय पहाड़ियों पर 900 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में क्या होती है, गिरावट होती है, जो वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है। और उसे उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय अल्पाइन वनस्पति में क्या करती है, परिवर्तित करती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो जो हम धरातल से ऊंचाई पर जाएंगे, जैसे देखिए कि जैसे ये धरातल है, ये धरातल है, इससे जो जो हम ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान क्या होगा, गिरावट होगी। तापमान में क्या होगी, गिरावट होगी। और जो हम धरातल से नीचे जाएंगे तो तापमान क्या होगा, बोलो, बढ़ेगा। तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। इसी प्रकार देखिए जो हिमालय पर्वतीय में 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर हम तापमान में हो जाती है, गिरावट हो जाती है, उन क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय तापमान होता है। लेकिन उष्ण कटिबंधीय तापमान को इस प्रकार की जो गिरावट है जलवायु के कारण है, वो उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय अल्पाइन वनस्पति में क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। तो एक बार आप इसको भी फटाफट उतार लीजिए। तो एक बार उतार लीजिए इसको कि जलवायु है, जलवायु में पहला है तापमान, कि वनस्पति की विविधता और विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर है। हिमालय जो पर्वतीय ढलानों तथा प्रायद्वीपीय पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई, तापमान में गिरावट वनस्पति पनपने व बढ़ने को प्रभावित करते हैं। और उसे उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण कटिबंधीय अल्पाइन जो वनस्पति है उसमें क्या करती है, वो लोग परिवर्तित करती है। इसके बाद में जो दूसरे नंबर का इसमें उसके बारे में हम पढ़ेंगे सूर्य का प्रकाश।
और जो तीसरे नंबर का इसमें उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, जो है वर्षण, जो समय का अभाव है। इसके बाद में जो कल हम जो अगला वीडियो डालेंगे उसमें ही जो प्राणियों की जैव विविधता है इसके बारे में ही हम अध्ययन करेंगे। उसमें जो जलवायु के जो अन्य जो 2 कारक और बच गए, वर्षण और सूर्य का प्रकाश, उसके बारे में भी क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो नियमित देखें और जो नोट्स लिखाए जाते हैं इनको आप जरूर उतार लें। कहीं ऐसा न हो कि फिर बाद में 1 तारीख से जब विद्यालय लगेंगे तब दोबारा से इनको लिखाना न पड़े, सिर्फ पढ़ाया ही जाएगा आपको, तो फिर आप किसी को भी अपने लापरवाही का दोष नहीं दे सकते। धन्यवाद।